आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। इसराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर कई हवाई हमले किए हैं। इसराइली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड अडोम ने कहा है कि ईरान के हवाई हमलों में घायल हुए 21 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हमले इसराइल के सेंट्रल कोस्ट इलाके में हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले शुक्रवार को ईरान पर हुए इसराइली हमलों में 6 परमाणु वैज्ञानिकों और कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि का कहना है कि इसराइल के हालिया हवाई हमलों में ईरान के 78 नागरिकों की मौत हुई है और 320 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश आम नागरिक हैं। इसराइल के इसी हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर बैकफायर किया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी कहा है कि वो ईरान पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर एक बयान पोस्ट किया। इस बयान में लिखा गया कि इस्राएली वायुसेना लगातार ईरान में मौजूद खतरे को खत्म करने के लिए हमले कर रही है। जारी बयान के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें हवाई हमलों के दृश्य देखे जा सकते हैं। बता दें कि इसराइल पर हुए ये ईरानी हमले उस जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं जिसमें इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। आईडीएफ के मुताबिक उस हमले में ईरान के 3 सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। इसराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं। इससे पहले शनिवार सुबह इसराइल ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। इसराइल में विपक्षी पार्टी के नेता येर लैपिड ने 3 इसराइली नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। लैपिड ने लिखा कि यह इसराइल के लिए एक मुश्किल रात थी। हम बहादुर लोग हैं और हमारे पास एक मजबूत सेना है। उन्होंने इसराइली नागरिकों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि देश की वायुसेना ईरान में लक्ष्यों पर हमला फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और इसराइली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल टोमर बार ने साझा तौर पर मौजूदा स्थिति का हाल बताया। उन्होंने कहा कि ईरान तक पहुंचने का रास्ता तैयार हो गया है। दोनों के मुताबिक योजनाओं के अनुसार वायुसेना के लड़ाकू विमान तेहरान में लक्ष्यों पर हमला करना शुरू कर देंगे। ईरान ने शनिवार सुबह इसराइल पर एक नया मिसाइल हमला किया, खास तौर पर उसके उत्तरी क्षेत्र को निशाना बनाकर। लेकिन सबसे खास हमला तेल अवीव में इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ वॉर हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर हुआ। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज ने इसका वीडियो भी जारी किया है। ईरान के मिसाइल हमलों में इसराइल में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं और करीब 40 लोग घायल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन के दूत फू कोंग ने कहा है कि इसराइल ने ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है, जिसकी निंदा चीन करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को लेकर चीन को गहरी चिंता है, क्योंकि इससे ईरान के परमाणु समझौते पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। फू कोंग ने इसराइल से तुरंत सभी सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की ताकि स्थिति और ना बिगड़े। उन्होंने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर ईरान को परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने का जो अधिकार मिला है, उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। ईरान ने इसराइल की मदद को लेकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी। रिपोर्टों में कहा गया है कि यदि तीनों देश इसराइल को समर्थन देते हैं तो ईरान इन देशों से संबंधित सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाएगा। ब्रिटेन ने अब तक ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल की सुरक्षा के प्रयासों को लेकर की गई टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए कहा है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसराइल और भी अधिक कड़ा हमला कर सकता है। आईडीएफ ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया। इस नक्शे को लेकर जमकर विवाद हुआ। नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया। साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र को नेपाल से जोड़ा गया। इस मैप पर भारतीयों ने नाराजगी जाहिर की तो इस्राएली सेना ने माफी मांगी है। हालांकि भारत सरकार ने इस गलत मैप को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। गलत नक्शे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह उनके लिए कूटनीतिक शर्मिंदगी है। एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा कि एक और दिन, विश्व गुरु की उपलब्धि में एक और उपलब्धि। उनके मित्र ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया।
मध्य पूर्व के हिस्सों और ईरान में तनाव की स्थिति पर विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उभरती स्थिति और उसके बाद हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण और हमारे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ उड़ानें वैकल्पिक रास्तों से संचालित हो रही हैं। हम इस हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण अपने यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम दोहराना चाहेंगे कि एयर इंडिया में हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन ने यात्रियों को फ्लाइट की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और उन्हें यात्रा से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब पूरा देश दुख में है और हमने इतने सारे लोगों को खो दिया तो हम सभी को एकजुट होकर इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें उन यात्रियों के परिवारों के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों और बाकी सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जतानी चाहिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी चूक क्यों हुई जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जांच एजेंसियां जल्द ही सच सामने लाएंगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंगनीलाल मंडल ने बिहार आरजेडी के अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी से पार्टी ऑफिस पहुंचे। नामांकन के वक्त आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थीं। मंगनीलाल मंडल का निर्विरोध निर्वाचन तय है क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। आरजेडी ऑफिस में पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया गया। अब 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगी। जगदानंद सिंह की जगह 76 वर्षीय मंगनीलाल मंडल को बिहार आरजेडी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि आरजेडी उनके जरिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग को चुनावी वर्ष में साधने की कोशिश में है। बता दें कि वे अति पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। बिहार में इस वर्ग की आबादी सबसे अधिक 36% है। मंगनीलाल मंडल लंबे समय तक आरजेडी में थे, उसके बाद वह जेडीयू में चले गए थे और अब इसी साल जनवरी में जेडीयू छोड़ वापस आरजेडी में आ गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.